नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है। आपको करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आती है। केवल इसको नहीं, कहीं से भी कुछ भी अगर आप सीखते हो तो शुरू से लेके लास्ट तक उसको देखिए, क्योंकि हमारी आदत होगी वो रील स्क्रॉल करने की। 10 सेकंड से ज़्यादा हम लोग किसी चीज़ को देखना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि फिर हमें चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये कोई इंटरटेनमेंट या कॉमेडी की रील तो है नहीं जो आपको खाली देख के टाइम पास करना है। ये विज्ञान के कॉन्सेप्ट हैं। अगर इनको आप समझना चाहते हैं तो आपको पूरा समझना पड़ेगा कि कब कौन सी बात निकल के रखे करके आती है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हमें पता होती है वो हो सकता है कि वीडियो में लास्ट में निकल करके आए, है ना। तो हमें उसको पूरा देखना है, एंड तक पूरा देखना है, तभी चीजें समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा बोर का परमाणु मॉडल हमें क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रख लेना शुरू से ही, ताकि समझने में आसानी हो कि यह मॉडल केवल उन स्पीशीज पर लागू होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक हो, है ना। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाली सभी प्रजातियों पर यह लागू होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति कौन कौन सी होती है? जैसे कि हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे कैसे पता चला? तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है ना। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या एक है। और क्योंकि ये उदासीन है, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। माने हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसी प्रकार से अगला देखो, हीलियम होता है हमारे पास में। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? दो होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या हमारे पास में दो है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो ये भी उदासीन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? दो हैं। तो अब तो इस पर तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो इस पर नियम को लागू करवाने के लिए मैं क्या करूंगा? हीलियम को इस प्रकार से बना लूंगा, हीलियम पॉजिटिव। अब आवेश आ गया इसके ऊपर एक धनात्मक आवेश आया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है। ठीक है ना। तो वे प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होती है उन पर ये लागू होता है। चलो एक और उदाहरण देते हैं, जैसे लिथियम हो गया, है ना। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तीन होता है। तो फिलहाल इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसके अंदर है तीन। प्रोटॉन इसके अंदर है तीन। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी तीन है। लेकिन अगर मैं इस लिथियम को लिथियम प्लस टू के रूप में लिख दूं, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब प्लस टू आया है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। और दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, तो वर्तमान में इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन बचा है अब इसके पास में। तो वे सभी स्पीशीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वे सभी स्पीशीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनके ऊपर बोर का परमाणु सिद्धांत लागू होता है। ठीक है। शुरू करते हैं। अब बोर का परमाणु सिद्धांत है क्या? तो बोर ने तो जनरली दिया था, लेकिन इनको फिर इनकी कमियों में भी गिनते हैं हम लोग, है ना, कि बोर का परमाणु मॉडल तो केवल एक इलेक्ट्रॉन वालों पे लागू होता है, बाकी पे तो ये लागू नहीं होता। लेकिन इन्होंने जब दिया तब इन्होंने इन जनरल बात बोली थी। ठीक है ना, सामान्यतः ये बातें बताई थी कि एक परमाणु ऐसा होता है। बाद में वो तो कमियां निकली ना, कि एक इलेक्ट्रॉन वालों के लिए ही ये बात सच है, दूसरों के लिए तो ये सच है ही नहीं, है ना। तो इन जनरल में बोर ने ये बोला कि भाई देखो, ये एक परमाणु है ना। एक जनरल परमाणु का चित्र मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इन्होंने ऐसा ऐसा बोला था कि ये परमाणु है, और परमाणु का ये नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से इसका बाह्य नाभिकीय भाग है। मान लेना कि ये गोल है, ठीक है ना, ये ऐसा ही बना है मेरे से। ये नाभिक है, और नाभिक के बाहर इसका बाह्य नाभिकीय भाग है। नाभिक में तो प्रोटॉन पाए जाते हैं, ये बात तो तय हो गई। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होंगे, इस बात को सुलझाने के लिए बोर ने ये बोला कि ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूमते घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और एक वर्ताकार पथ पे घूमता है। देखना, ये शब्द याद ध्यान में रखना, किस पथ पर घूमता है ये? ये वृत्ताकार
पथ पर ये घूमते हैं। वर्ताकार पथ समझते हो, वर्त के आकार का पथ जो होता है उस पर ये घूमते रहते हैं। ठीक है, इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, तो ये तो त्रिज्या होगी भाई, ये वर्ताकार पथ है तो ये दूरी फिक्स है, तो ये वर्ताकार पथ की जो त्रिज्या हो गई। तो इन्होंने बोला कि वर्ताकार पथ की त्रिज्या एक तो, और दूसरी इस पथ की ऊर्जा, ये जिस पथ पे घूम रहा है ना, इस पथ की ऊर्जा माने एनर्जी, इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या और ऊर्जा हमेशा निश्चित होती है, ये बोलते हैं, ये निश्चित होती है। फिर से देखो, बोर ने ये बोला कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में घूमते रहते हैं और इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या और इसकी ऊर्जा हमेशा निश्चित होती है, इसलिए इन वर्ताकार पथों को इन्होंने नाम दिया कक्षा। क्या नाम दिया? कक्षा इनको नाम दिया। और इसका दूसरा नाम ऊर्जा के आधार पर इन्होंने बोला कि इनको कहेंगे अनुमत, अनुमत, अनुमत ऊर्जा स्तर। इनको इन्होंने क्या बोला? अनुमत ऊर्जा स्तर बोला। और तीसरा नाम इन्होंने दिया स्थायी, स्थायी कोष। फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो एक बारी। स्थायी कोष। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में घूमता रहता है, इस पथ की ऊर्जा, इस पथ की ऊर्जा और त्रिज्या हमेशा निश्चित रहती है, इसलिए इन वर्ताकार पथों को इन्होंने कक्षा कहा। और इस कक्षा का ही दूसरा नाम अनुमत ऊर्जा स्तर होता है और इसी का ही दूसरा नाम स्थायी कोष होता है। ठीक है, ऐसी ऐसी कक्षाएं कई हो सकती हैं। ये पहली कक्षा होगी, मान लो ये सबसे नजदीक है, पहली कक्षा होगी। ये मान लो दूसरी कक्षा होगी, ये मान लो तीसरी कक्षा होगी। तो इसकी पहली कक्षा की ऊर्जा E1 है तो दूसरी की कितनी हो जाएगी? E2 हो जाएगी। तीसरी की कितनी हो जाएगी? E3 हो जाएगी। लेकिन अपनी कक्षा में निश्चित ऐसा नहीं कि E2 है थोड़ी देर बाद में ये कुछ और हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर इसकी E1 है तो E1 ही रहेगी, इसकी E2 है तो E2 ही रहेगी, इसकी E3 है तो E3 ही रहेगी ऊर्जा। और यहां से यहां तक की दूरी पहले R1 है तो ये R1 ही रहेगी। फिर यहां से यहां तक की दूरी अगर R2 है तो R2 ही रहेगी। और यहां से नाभिक से लेकर यहां तक की दूरी अगर R3 है तो R3 ही रहेगी। ठीक है, अब ऊर्जा और त्रिज्या की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये पहली कक्षा होगी तो इसको बोलेंगे कि पहली कक्षा की ऊर्जा और पहली कक्षा की त्रिज्या। इसको दूसरी कक्षा होगी तो इसको क्या बोलेंगे? दूसरी कक्षा की ऊर्जा और दूसरी कक्षा की त्रिज्या। ये तीसरी कक्षा हो गई तो इसको क्या बोलेंगे? तीसरी कक्षा की ऊर्जा और तीसरी कक्षा की त्रिज्या। इस प्रकार से इनको बोला जाता है। ठीक है, कक्षाओं को हम लोग n से लिखते हैं। n बराबर बराबर मैंने एक लिख दिया तो मैं पहली कक्षा की बात करूंगा ना, इनको काम में लेंगे थोड़ी देर में, इसको ध्यान में रखना। n बराबर मैंने दो बोला तो इसका मतलब दूसरी कक्षा, n बराबर तीन बोला तो तीसरी कक्षा, n बराबर जो भी बोला तो वो वही कक्षा। ठीक है, अब इस ऊर्जा का भी तो हमें अंदाजा होना चाहिए और इस त्रिज्या का भी हमें अंदाजा होना चाहिए। तो इस ऊर्जा का मान मुझे जब निकालना होता है, एक सेकंड, ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। हाँ, ये पेन में एक बटन होता है जो उंगलियों से कई बार गलती से दब जाता है ये, तो फिर वही आता है, तो एनर्जी। ठीक है ना, अगर मुझे ये ऊर्जा निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? इसका फॉर्मूला होगा माइनस आर एच डॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है ना, जेड की घात दो बटा एन की घात दो। यहां पे ई तो होगी ऊर्जा, ये ई तो होगी उस कक्षा की ऊर्जा हो गई। ठीक है, एन बराबर क्या हो गया? ये जो एन लिखा हुआ है एन क्या है? उस कक्षा की संख्या, माने वो कक्षा हो गई। पहली कक्षा है तो पहली, दूसरी कक्षा है तो दो हो जाएगी, तीसरी कक्षा के लिए तीन हो जाएगी।
जेड क्या है यहाँ पे? जेड परमाणु क्रमांक है, जो हमने पहले ही जानते हैं कि जेड परमाणु क्रमांक होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हो गया हमारे पास में 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक हो गया हमारे पास में 2, लिथियम का परमाणु क्रमांक हो गया हमारे पास में 3। तो ये जेड परमाणु क्रमांक है। ये क्या है? आर एच। तो ये जो आर एच यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूं, आर एच जो दिया हुआ है वो आर एच होता है रीडबर्ग नियतांक। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रीडबर्ग नियतांक। नियतांक, ये जो आर एच दिया हुआ है क्या है? रीडबर्ग नियतांक है। और इस आर एच का जो मान होता है, आर एच का मान होता है 2.18 गुणा 10⁻⁻18, और ये जूल के अंदर अपने को लेना है। ठीक है, तो ये हो गया इस कक्षा की ऊर्जा निकालने का सूत्र। मतलब पहली कक्षा है तो यहाँ पे E1 लिख देंगे, यहाँ पे N1 हो जाएगा, और ये इस प्रकार से सारी चीजें बदल जाएंगी। अगर मान लो दूसरी कक्षा है तो E2 हो जाएगा, है ना। और हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, हीलियम के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, लिथियम के लिए यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस प्रकार परमाणु क्रमांक आ जाएंगे। ये तो ऊर्जा की बात होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मान लो एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, पहली कक्षा की ऊर्जा E1 है और दूसरी कक्षा की ऊर्जा E2 है। E1 और E2, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा इसको हम लोग डेल्टा ई से लिखेंगे। और डेल्टा ई क्या होता है? अंतर होता है। इसको हमेशा आपको लिखना है E2 माइनस E1, मतलब बड़ी कक्षा में से छोटी कक्षा को घटाना है। ये मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, तो सुनो ध्यान से इस चीज को। यहाँ देखो बाकी सारी चीजों की बात की हम लोगों ने, लेकिन इस माइनस की बात नहीं की हम लोगों ने। क्यों नहीं की? तो देखो इस कोने में आओ, यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये मैंने नाभिक बनाया, और नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई। ऐसे बढ़ते 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 एक कक्षा ऐसी आती है जिसको हम लोग अनंत कक्षा बोलते हैं। और अनंत कक्षा जो होती है उसकी ऊर्जा को हम लोग हमेशा जीरो मानते हैं। ठीक है, अनंत पर कक्षा की ऊर्जा को हमेशा क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। और अनंत पर जीरो होता है। और बोर ने ये बोला कि अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कोई आ रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन होगा मतलब ऊर्जा त्याग के ही वो ऊपर वाले में से नीचे वाले में आ सकता है, और नीचे वाले में से ऊपर वाले में जाएगा तो ऊर्जा का वो क्या करेगा? अवशोषण करेगा। अवशोषण करेगा। तो यहाँ पे अनंत पर ऊर्जा है जीरो, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो और त्याग रहा है, मतलब ऋणात्मक होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के संपर्क में है तो उसकी ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होगी, और जितना ज्यादा नजदीक है उतनी ही ज्यादा ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये बोर ने बोला है। तो यहाँ पे उच्च ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा करते हैं तब जाके ऊर्जा निकल करके आती है। हमेशा यही करना है आपको, ज्यादा वाले में से कम को घटाना है। ये ऊर्जा की बात होगी। अब त्रिज्या की भी बात कर लेते हैं। आर बराबर त्रिज्या, आर बराबर क्या होता है? ए नॉट एन स्क्वायर। और यहाँ पे आर तो त्रिज्या होगी और एन कक्षा की संख्या होगी। और ये ए नोट आपको हमेशा याद रखना है, कितना? 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ये तो केवल हाइड्रोजन के लिए होगी, और हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी लोग हैं उनके लिए कैसी होगी? तो आर बराबर ए नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। यहाँ पे ये परमाणु क्रमांक आ गया, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है ना, किसी भी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में हमें त्रिज्या निकालनी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा की त्रिज्या निकालनी हो, तो ए नोट एन स्क्वायर बाई जेड से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होगी त्रिज्या और ऊर्जा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे निकल करके आती है, वो क्या? देखो ऊर्जा हमारे पास में है, ऊर्जा का अंतराल हो गया ना, तो ऊर्जा हमारे पास में है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, मतलब पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में इस तरफ जा रहे हैं, यहां देखो चित्र में देखो,
यहां से यहां जा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और उत्सर्जन करेगा तो वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में करेगा। ठीक है ना। तो उस विकिरण की हमें आवृत्ति भी चाहिए। तो यहां वापस आओ, अगर मुझे आवृत्ति निकालनी है, अगर मुझे आवृत्ति निकालनी है न्यू, तो वो पहले वाले सूत्र हमें पता है कि E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। और यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, डेल्टा ई के बराबर तो रिलीज होगी। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे डेल्टा ई बराबर एच न्यू, और यहाँ पे न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच आ जाएगा। और न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन एच हो गया। एच ये प्लांक कांस्टेंट है, इसका मान आपको याद ही होगा, एच बराबर 6.626 गुणा 10 की घात माइनस 34, 34 एक सेकंड रुकना, ये 34 जूल सेकंड है। ठीक है ना, इसका मान याद रखना। तो यहां से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, आवर्ती निकाल सकते हैं, और त्रिज्या निकाल सकते हैं इस वाले सूत्र से, और ऊर्जा का अंतराल निकाल सकते हैं, ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखो, अगर आपको आवर्ती दे दे और इन ऊर्जाओं को दे दे, आवर्ती दे दे और इनमें से किसी एक की ऊर्जा दे दे, तो दूसरे की ऊर्जा यहां से भी तो निकाल सकते हैं ना। इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन बनेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, तो बोर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं पथों में चक्कर लगाता है। और हमें पता है हम पथों को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऊर्जा स्तर बोलते हैं या फिर कक्षा बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम उन पथों को कक्षा बोलते हैं। तो बोर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कक्षीय कोणीय संवेग है। इन कक्षाओं का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। बोर ने यह बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कक्षीय कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई के बराबर होते हैं, या फिर H अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणांक होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो कोणीय संवेग होता है वो mv/r होता है, और इधर हमें पहले लिख दिया है NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ जो m दिया हुआ है हमारे पास में, वो m होता है उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और जो कि फिक्स होता है हमें पता है। और v इलेक्ट्रॉन का वेग है। ठीक है। n हम पहले बात कर चुके हैं, h की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। n उस कक्षा की संख्या है, और h है प्लांक कांस्टेंट जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻34, और ये जूल सेकंड के अंदर इसका मान होता है 34। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन कक्षाओं का कक्षीय कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। और जो n है वो कक्षाओं की संख्या है, जो कि 1 2 3 इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये हो गया कक्षीय कोणीय संवेग। अब ये जो जितने भी फॉर्मूले हमने लगाए हैं वो सारे के सारे कब लागू होते हैं, जब उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल एक हो, तो ही ये लागू होता है। इसके अलावा तो किसी और पे ये लागू होता ही नहीं है। तो इस चीज को बोर की कमियों के रूप में गिना जाता है कि बोर की पहली कमी है कि ये परमाणु सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के ऊपर ही लागू होता है, अन्य के ऊपर लागू नहीं होता है। तो पहली कमी तो यहां पे हमने पहले लिख ली। दूसरी, इसकी दूसरी कमी क्या है, पहली कमी तो एक इलेक्ट्रॉन वाले, दूसरी कमी क्या है, ये एक तो स्टार्क इफेक्ट, ये स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव, जीमान, स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को समझाने में असमर्थ रहे। ये क्या होता है स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट। तो देखो,
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब लगा देंगे तो विद्युतीय जो स्पेक्ट्रम बनता है हमारा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसकी रेखाओं का विपाटन हो जाता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम में रेखाओं का विपाटन हो रहा है तो उसको स्टार्क प्रभाव बोला जाता है। किसकी उपस्थिति में? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन हो रहा है तो उसको स्टार्क प्रभाव बोला जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इनका विपाटन हो रहा है, विपाटन मतलब बन रही है बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये इस प्रकार से विपाटन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, बी वेक्टर, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अगर इन रेखाओं का विपाटन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं जीमान प्रभाव। तो बोर इस जीमान प्रभाव को और स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा सके। और तीसरा इनका जो इंपॉर्टेंट कमी है वो ये है कि जैसे ये ए परमाणु है और ये दूसरा बी परमाणु है तो इनके बीच में किस प्रकार से केमिकल बॉन्ड बनते हैं इसको भी समझाने में बोर असमर्थ रहे। तो ये होगी बोर के मॉडल की कमियां। कौन कौन सी? एक इलेक्ट्रॉन पे लागू होता है, स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव को बताने में समर्थ नहीं थे, और किस प्रकार से केमिकल बॉन्ड बनता है इस बात को भी समझाने में असमर्थ थे। अब बोर के परमाणु मॉडल से संबंधित एक इंपॉर्टेंट चीज वो है हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखाएं। तो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखाओं को भी इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहीं पे बंद करते हैं, अगले में समझेंगे।